जरूरी नहीं है कि आपके सारे कॉलम एक ही लाइन में आए, है ना। तो आप लेआउट कैसे डालेंगे? नहीं, आपको एक लेआउट प्लान मिलेगा बेसिक। अब है ना, कभी भी आपको ये प्लॉट दिया है तो इस प्लॉट को आप इक्वल उसमें कैसे डिवाइड करेंगे? 20/40 का इसका प्लॉट है या जो भी आ रहा, तो इस कॉर्नर को आप कैसे मैच करेंगे? या कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे? पहले तो आप कोई भी एक सेंटर पॉइंट लेंगे। सपोज ये प्लॉट का सेंटर पॉइंट है, ये रोड गई हुई है ना। अब इस रोड से कोई भी एक प्लॉट का सेंटर पॉइंट ले लिया, उसके बाद अपने को एक आउटर कॉर्नर अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर आप यहां से एक गुनिया निकालेंगे। गुनिया कैसे निकालते हैं कि जनरली ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए एग्जैक्ट, तभी आपका गुनिया करेक्ट आएगा, है ना। तो जब एक गुनिया अपने को मिल गया तो इससे स्टेट ये, जब चारों कॉर्नर आपके 90 डिग्री पर बन जाएंगे तब आपका प्लान कंप्लीट होगा कि एक्चुअल प्लान यही है ना। उसके बाद फिर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ये 20 फीट इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 20 फीट 4 इंच आ रहा तो आपका ये गुनिया कहीं भी कुछ तो भी गड़बड़ है, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जब एक बार गुनिया सेट कर लेंगे फिर आप कॉलम की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए एक सेंटर लाइन प्लान होता है, उसमें आपको इससे भी एक सेंटर लाइन मिलेगी, एक प्लॉट की भी सेंटर लाइन मिलेगी, ये भी सेंटर लाइन मिलेगी। तो ये चीजें लेआउट में आपको साइट पर ही सिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां समझ में नहीं आएगा। अब इसमें mm का भी होता है क्लियर। कई बार क्या होता है, ये कॉलम हो सकता है 1 फीट खसका हो या 1 फीट थोड़ा सा साइड में हो, तो वो जब तक आपको mm क्लियर नहीं होगा ना कि mm में कितना mm इधर गया है कॉलम, तब तक आप नहीं सीख सकते। फिर कुछ कॉलम आ गया ये। अब उससे पहले हो सकता है फुटिंग वाला हो। फुटिंग समझते हैं क्या होती है? आज कैसे? जिस पर कॉलम का सेंटर लोड आता है ना। जैसे कॉलम आपका है 1/1 का, 1 फीट बाय 1 फीट, है ना, 304 mm बाय 304 का, है ना। अब इसमें इसका सेंटर, ये तो सेंटर लेना पड़ेगा, ये तो कॉलम का साइज है। अब इसमें फुटिंग आपको आर्किटेक्ट, आपका फुटिंग का साइज क्या है? ये कॉलम होता है, ये आई आपकी फुटिंग। फुटिंग हो सकता है 300 बाई 300 का अगर आपका कॉलम है तो फुटिंग आपकी हो सकती है 1500 बाई 1500 की, है ना। क्योंकि जब ये फुटिंग का जाल बनेगा तो इसका जो सेंटर लोड आएगा वो आपके कॉलम पर आएगा। कॉलम आपका इसका सेंटर आना चाहिए, है ना। तो पहले तो आप यहां से फुटिंग, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे यहां साइड में ऑलरेडी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अब फुटिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये तो सिंपल फुटिंग होगी जो सेंटर में आपके प्लॉट में कहीं भी आ जाएगी। जैसे यहाँ आप क्लियर फुटिंग ले सकते हो, यहाँ आप क्लियर फुटिंग ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग प्लॉट है, ऑलरेडी उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, अब उसकी बिल्डिंग से लगाकर लगाना, तो यहाँ फुटिंग कैसे बनाएंगे? किसी को कोई आइडिया है ना? नहीं, सेंटर फुटिंग तो ये हो गई आपकी, ये एक पेडेस्टल फुटिंग होती है जो आप अपने प्लॉट लाइन से चिपकाकर इसको इधर एक्सटेंड करके बनाते हैं, ठीक है। ये पेडेस्टल फुटिंग, ये आ गई आपकी फुटिंग यहां से स्टार्ट, और इसको अपन ये, और कॉलम आएगा आपका ये सेंटर, क्योंकि कॉलम तो आप अपने प्लॉट में ही लेंगे ना। ये आपकी पेडेस्टल फुटिंग आती है। हो सकता है आपको समझने में मेरे से थोड़ी सी दिक्कत हो, फास्ट ही चलना है अपने को। अगर 1 डेढ़ 2 महीने में सीखना है तो सब कुछ सीखना है। हो सकता है लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं आपको ऑनलाइन टेंडरिंग भी सिखाऊंगा, है ना, कि ऑनलाइन टेंडरिंग क्या होती है। क्योंकि अगर जॉब कहीं करना है तो हो सकता है कि आपको एक ही एस्टिमेशन बेस पे जॉब ना मिले, वहां आपको एक्स्ट्रा भी कुछ आना चाहिए। भाई सभी इंजीनियरिंग वाले हैं, नेट चलाना सभी को आता है, तो ऑनलाइन टेंडरिंग भी आनी चाहिए, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप ये कहेंगे ना किसी भी कंपनी में जाके कि मुझे टेंडरिंग भी आती है, एस्टिमेशन भी आता है, और अगर एस्टिमेशन आता है तो बिलिंग भी आती है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो और PWD SOR के विषय में किस किसने सुना है?
पीडब्ल्यूडी एसओआर आना चाहिए, एमपी में अपने को काम करना है, एमपी पीडब्ल्यूडी, है ना। उसके बाद एक होता है डीएसआर जो सेंट्रल से ऑपरेट होता है, उसके रेट अलग होते हैं, वो देखना आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते। भाई किसी भी चीज का मैं कहूंगा ये बिल्डिंग है, ये मॉडर्न लगा हुआ है, इस मॉडर्न का रेट आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप इसका मार्केट में तो पूछने जाएंगे नहीं, हो सकता अलग अलग शॉपों पर अलग अलग रेट मिलेगा आपको, पॉसिबिलिटीज है ना कि एक ही रेट नहीं मिल सकता, कोई उसको 10 रुपए का बेचेगा, कोई 8 रुपए का भी दे सकता है। तो गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है, एमपी पीडब्ल्यूडी की जो एक पैनल होता है, अपने एमपी का रेट डिसाइड किया उन्होंने कि ये मॉडर्न गवर्नमेंट की तरफ से, वेंडर कोई भी बेच सकता है लेकिन गवर्नमेंट इसको 12 रुपए का ही बेचेगी। तो एस्टिमेट करने के लिए आपको इसका रेट पता होना चाहिए। अब मैं बोलूंगा कि एक पूरा एक लैन केबल के रूम में अंदर आपको केबल लगाना है, मॉडर्न लगाना है, तो उन सबका आपको रेट निकालना पड़ेगा, तो वो आपको उसमें देखना आना चाहिए। तो आप लोग नेट पर जाकर एमपी पीडब्ल्यूडी की साइट पर एसओआर डाउनलोड कर लीजिएगा लेटेस्ट, है ना, क्योंकि उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। एसओआर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर बिलिंग में आपको सिखा दूंगा, क्योंकि रेट पता होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। ये बिल्डिंग ही बनाना है तो ये कोटा लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, तो इसका रेट कैसे डिसाइड करोगे आप, क्योंकि ये फिनिश में लगा हुआ है। अब जनरली मैं आपको अगर मार्केट में कोई कोटा या ग्रेनाइट मिलेगा तो हो सकता है वो 120 रुपए स्क्वायर फीट, 150 रुपए स्क्वायर फीट मिलेगा, लेकिन उसमें लगाने वाले की कॉस्टिंग भी होती है, उसमें सीमेंट भी लगता है, उसमें वेस्टेज भी आता है। तो जो गवर्नमेंट की पैनल है वो उसको डिसाइड करती है कि वेस्टेज भी उसका निकालती है, सीमेंट भी निकालती है, आपकी लेबर कॉस्टिंग भी उसमें आती है। तो उसकी वजह से जो मार्केट में आप कहेंगे 120 रुपए मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए दे रही है। एमपी पीडब्ल्यूडी का अलग होता है और डीएसआर अलग होता है ना। डीएसआर होता है जो सेंट्रल से आता है, सेंट्रल का मतलब ऑल इंडिया लेवल पर चलता है, बहुत कम डिपार्टमेंट उसको यूज करते हैं क्योंकि उसके रेट कंपैरिजन अपने स्टेट से हाई होता है। जैसे अगर M25 समझते हैं आरसीसी का ग्रेड, M25 का अगर रेशियो अपने यहाँ 2800 रुपए है तो वही रेट उसमें 4500 रुपए होगा, लगभग 30% का इंक्रीज रहता है। तो वो सेंट्रल से ऑपरेट होता है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट उसको यूज नहीं करते। जैसे अभी जो हमारा स्मार्ट सिटी है वो सेंट्रल से ऑपरेट हो रहा है, कुछ जगहों पर ये नगर निगम में मर्ज हो गया, लेकिन भोपाल स्मार्ट सिटी डीएसआर ही यूज करती है। एक हो गया एसओआर जो कि अपना एमपी पीडब्ल्यूडी से होता है, एक होता है यूएडीडी डिपार्टमेंट, समझते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, है ना। अर्बन डेवलपमेंट एक अपना एसओआर बनाता है, वो एमपी पीडब्ल्यूडी से काफी सिमिलर होता है, लेकिन वो भी एक अपना अलग करता है, उसको कहते हैं यूएडीडी। ऐसे अलग अलग एसओआर रेट डिवाइडेड कर रखे हैं। अब आप किस डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको उसका पीडब्ल्यूडी, एमपी पीडब्ल्यूडी यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर कोई भी टेंडर आता है, सपोज कोई टेंडर आया तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इसके रेट कहां से लिए गए। आप देखना ऑनलाइन में आपको कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट दूंगा, उसमें क्लियरली टेंडर डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर ही लिखा होता है एमपी पीडब्ल्यूडी एसओआर 2022 2023, क्योंकि अभी लेटेस्ट 2023 का आ गया है ना। फिर उसके बाद होता है किसी में यूएडीडी एसओआर, तो उससे आपको समझना होता है कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और किस एसओआर से उसके रेट लिए गए, क्योंकि आपको टेंडर डालने के लिए भी ये सब आना चाहिए ना। अब गवर्नमेंट ने दिए 1200 रुपए, आपने मार्केट से किसी चीज का रेट निकाला 120 रुपए, फिर आप अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे कि आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, सीमेंट क्या लग रहा है आपका मार्केट का, आपकी लेबर कॉस्टिंग क्या आ रही है, उसके बाद ही आप उसका रेट डिसाइड करके टेंडर भर सकते हैं। टेंडर आपने देखा होगा ना कि 15% बिलो गया, गवर्नमेंट ने कहा 1 करोड़ का टेंडर है, आपने कहा नहीं 80 लाख में हो जाएगा, किसी ने कहा नहीं 110 में होगा, तो वो कैसे डिसाइड करता है भाई किसी चीज के। जैसे अभी क्या हो रहा है कि आपका स्टील का रेट काफी हाई हो गया, अब गवर्नमेंट दे रही है 82 रुपीज, पर आपको 82 में तो मिल ही रहा है, प्लस लेबर कॉस्टिंग प्लस वेस्टेज, तो आपका तो वैसे ही हाई हो गया, तो आप इसको बिलो में नहीं डाल सकते ना। बिलो में डाल सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब चीजें आपको एसओआर में मिलेगी। एसओआर में अब जैसे ये अभी एसओआर के थ्रू आप बिलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन टेंडर के लिए भी आपको एसओआर बहुत ज्यादा जरूरी है। किस डिपार्टमेंट, कुछ होता है नॉन एसओआर आइटम, उसका आपको प्रेडिक्शन करना होता है ना, कि उसका रेट क्या होगा। तो अभी अपन शुरू करते हैं कि पहले तो आप प्लान समझना सीखिए, क्योंकि उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। और प्लान के बाद फिर अपन आएंगे कि सेंट्रल लाइन, और अभी 1-2 दिन के अंदर ही अपन साइट पर भी विजिट करने वाले हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पढ़ाना मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, कि साइट पर आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे होता है। क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी कहूँगा आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए किसी की, और जिसको भी समझ में ना आए वो पूछ लेना यार, है ना। किसी को आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? हाँ,
सभी लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है अभी, है ना? तो एसओआर देखना आना चाहिए, क्योंकि एसओआर का इंडेक्स बना है ना? तो पहले तो कह रहे जो मटेरियल अर्थवर्क होता है, मोर्टार्स होता है ना, प्लेन सीमेंट, कंक्रीट, पीसीसी वगैरह का, पीसीसी वगैरह जानते हैं ना क्या होता है, कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है? बढ़िया। और कोई? कहाँ यूज होता है, किसी किसी को पता है, जैसे ये लोग बता रहे हैं? नहीं? तो ये इंडेक्स आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, है ना? इसमें अब आपको क्या काम दिया है, जैसे अभी बिल्डिंग वर्क जब आप स्टार्ट करोगे तो अर्थवर्क करना पड़ेगा पहले, है ना? क्लियरिंग करनी पड़ेगी। अर्थवर्क में अपने को मोर्टार क्या आ रहा है, यूज़ क्या करना है ना? हो सकता है जैसे सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, तो वहाँ आपको पहले जीएसबी वगैरह भी डलना पड़ेगा। जीएसबी समझते हैं? कोपरा, कुछ लोग कोपरा बोलते हैं उनको, है ना? तो वो नीचे फिलिंग करना होता है, उसके बाद ही आप फुटिंग डाल सकते हैं, क्योंकि अगर फुटिंग उस पर रख दिया तो मिट्टी में बैठ जाएगा, और अगर 1-2 mm भी बैठा तो आपका क्रैक्स आ जाएंगे बिल्डिंग में। तो पहले नीचे हार्ड सरफेस होना चाहिए, है ना? उसके बाद ही आप तो उसके लिए ये सब चीज़ें आपको एक बार आप पढ़ लेना। मैं ये एसओआर डाल देता हूँ, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। जब अपन एस्टिमेट स्टार्ट करेंगे तो ये तो ड्राइंग से आपको एक दिन में ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बिल्डिंग वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रोड वर्क में आएंगे, है ना? तो पहले अपन बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। सीमेंट के ग्रेड्स के बारे में पता होगा, ये तो पढ़ा होगा बेसिक इंजीनियरिंग में सभी ने, है ना? M10, M15, M20 ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि यूज़ तो सभी होता है। फिर कुछ में एक्स्ट्रा सीमेंट के साथ भी यूज़ करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज़ होता है ना? ये तो जनरली बहुत अपन कम ही यूज़ करते हैं अपने यहाँ, सिर्फ M25, M30, M35 भी बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, 35 भी यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, मिक्स मटेरियल, मिक्स डिज़ाइन में आता है, M35 मिक्स डिज़ाइन में आता है ना? जनरली M25, M20, M10 ही यूज़ करते हैं, है ना? तो बेसिकली वो अपने को देखना पड़ेगा। तो आपको पहले तो कंक्रीट के ग्रेड पता होने चाहिए कि क्या क्या ग्रेड होते हैं, है ना? फिर उसके बाद अपन रेट पर आएंगे ना, जैसे ये पीसीसी का रेट आ गया, है ना? पीसीसी भी M25 भी होती है, M20 भी होती है, M15 भी ग्रेड में होती है। ऐसा नहीं है कि M25 अपन आरसीसी के लिए यूज़ करते हैं तो उसी में ही करेंगे, पीसीसी के लिए भी M25 यूज़ करते हैं। सीमेंट का ग्रेड तीनों उसमें होता है, और आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा लूज सरफेस है या है तो वहाँ अपन फिर हाई स्ट्रेंथ सीमेंट भी पीसीसी में यूज़ करेंगे, है ना? इसके रेट कैसे डिसाइड करते हैं, है ना? ये रेट आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने कहा कि पीसीसी में आपको एक वो दे दिया कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है जिसकी फुटिंग में M25 यूज़ करना है ना? उसमें आरसीसी में भी आपको M25 ही यूज़ करना है ना? तो उसके आपको रेट कैसे निकालोगे आप लोग, फिर वहाँ फंसोगे ना। रेट कैसे डिसाइड करोगे भाई? एक M3 मटेरियल में कितनी गिट्टी लगती है, कितनी रेत लगती है, कितनी सीमेंट लगती है, ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुक के नॉलेज से ही, वो अपना भी एक तरीका हो सकता है, पर्टिकुलर किसी के ऊपर ही नहीं जाना है कि यार जैसा आपको समझ में आता है आप उसके हिसाब से अपने रेट डिसाइड कर सकते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि एक M3 में कितना स्क्वायर क्यूबिक फीट माल होता है ना? उसके हिसाब से भी फिर आप माल निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्केट में आपको फीट से माल मिलता है ना? तो वो आपको निकालना आना चाहिए। 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग सीमेंट लगता है? एक M3 में कितने बैग सीमेंट होती है, मतलब कितने बैग सीमेंट को मैं इकट्ठा करूं कि एक M3 मटेरियल बन जाए? मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि 50 kg की सीमेंट बैग आता है, ठीक है? और कोई? नहीं, मैं ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ सीमेंट। और कोई? नहीं, तुक्का नहीं मारो, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली बताओ, जैसे उसने बताया वो काफ़ी करीब है। 28 बैग ना, 29 बैग लगता है ना? हाँ, 29 बैग सीमेंट में अब उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज एक आसान सा तरीका बताता हूँ, जो मेरा तरीका है ना?
29 बैग सीमेंट लगते हैं। ये मेरे पास हो गया 1 एम क्यूब मटेरियल, इसको आप बैग में मत गिनो, 1 एम क्यूब का मटेरियल हो गया ये, सिंपल सा है ना। अब 1 एम क्यूब सैंड लेनी है आपको, एग्रीगेट गिट्टी है ना। अब 1 एम क्यूब अगर मैं ये तीनों ले लेता हूं तो मेरे पास 3 एम क्यूब माल हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ नहीं हुआ, पहले ये बताओ। मेरे को M25 का एक ग्रेड बनाना है ना। अब मुझे नहीं पता है कि 1 एम क्यूब 25 में कितने रुपए का आता है। भाई ऐसा नहीं है आपके पास, आपको मैं बोलूंगा डायरेक्टली आपको निकालना है, आप कैसे निकालोगे? किसी के पास कोई आइडिया है? अपना बेसिक नॉलेज लगाओ ना। मार्केट रेट में M25 का ग्रेड नहीं मिलता आपको, सीमेंट मिलेगी अलग, गिट्टी मिलेगी अलग, उससे आपको 1 एम क्यूब मटेरियल बनाना। मार्केट में बना मटेरियल नहीं मिलता ना। अब जैसे मुझे पता है कि 1 एम क्यूब माल हो गया सीमेंट का 29 बैग। सपोज एक सीमेंट का बैग किसी भी शॉप पर आपको पता होता है कि 300 रुपए का मिल गया। ठीक, क्लियर है ये। अब आपको सैंड भी पता है कि 1 एम क्यूब सीमेंट आपको बहुत से बहुत मिल गई 1500 रुपए की, इतनी की मिलती है ना। 1 एम क्यूब गिट्टी आपको मिल गई 1200 रुपए की। ठीक है ना। अब 29 इंटू करो, कितना हो गया? कितना? हाँ, 5700। ठीक है, 5700, 1500 और 1200। 1500 इसको भी अपन 1800 कर लेते हैं, इसको 1500 कर लेते हैं। ठीक है ना, तीनों का टोटल करो। हाँ, 8000 टोटल बताओ ना, टोटल इनका प्लस करो। 8700, 1800, 1500। 12,000। 12,000 रुपए में मेरा 3 एम क्यूब माल बन गया है ना। रेशियो रहेगा ना, रेशियो निकालना है। मैं जनरली अभी आपको ये बता रहा हूं कि 3 एम क्यूब माल हो गया। उसके बाद अब आप रेशियो में आएंगे है ना। M25 का क्या ग्रेड होता है, जैसे अलग अलग रेशियो होता है। पीसीसी में अलग होता है, आरसीसी में होता है, किसी का होता है 1:1:2, किसी का होता है 1:2:3। तो ये रेशियो निकालेंगे अपन कहां से? एसओआर से आपको पता चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली तो आपको पता नहीं है ना। तो ये रेशियो निकालने के बाद अब मुझे पता है, ये तो मैंने रेट निकाल लिए, मेरे पास 3 एम क्यूब माल तीनों मटेरियल का मिलाकर आ गया है ना। अब मुझे निकालना है 1:2 का रेशियो सपोज है ना। तो एक मैंने सीमेंट लिया, एक मैंने सैंड लिया, 2 मैंने क्या लिया? एग्रीगेट। एक बार रेट निकालना आ गया। अब एक मैंने क्या ले लिया? सीमेंट। एक मैंने क्या ले लिया? अब मैं 2 क्या ले लूंगा? एग्रीगेट। इसको इंटू कर दूंगा 2 से। ये मेरा कितना एम क्यूब माल बन गया? कितना एम क्यूब माल बना? 1 2 3 4 एम क्यूब माल मेरा कितने का बन गया? वो रेट आपके पास आ गया है ना। उसको डिवाइड कर दूंगा, आप उसको डिवाइड कर लो 4 से, तो आपका 1 एम क्यूब माल निकल जाएगा। रेशियो आपके पास है, हो सकता है किसी का 1:4 का भी रेशियो होगा, किसी का 1:1:4 का भी होगा है ना। तो ये रेशियो के हिसाब से आपको रेट डिसाइड आया। कुछ फंसे हो गए कहीं? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई डाउट है क्या? 1:4 रेशियो, ये तो रेशियो ही आएगा सीमेंट का, ऐसा उसमें मत फंसो आप। ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहूंगा कि रेशियो निकालकर आपको कंक्रीट का रेट निकालना है। ये सिंपल सा कंक्रीट का ही बता रहा हूं, क्योंकि अपन सिविल इंजीनियर है तो कंक्रीट में ही आएगा है ना। तो ये रेट निकालना आप लोगों को आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया? 1:1
नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक पे हो, आप गलत ट्रैक पर हो अभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो आप लोग, ऐसा लग रहा है। रुको, क्यूबिक मीटर का मुझे रेट बताइए, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक सा फंडा बताया था, अब इसका आप कैसे निकालेंगे रेट, इसका रेट बताएं मुझे निकाल कर। नहीं पता, मैं वही आपको समझाया था, इसको छोड़ दो अभी। एक क्यूबिक मीटर में 29 बैग सीमेंट, 29 इंटू 300, ठीक। एक क्यूबिक मीटर सैंड, ये आ गई आपकी 2200 रुपए की, ये मार्केट रेट मिल जाता है जनरली कहीं भी। एक क्यूबिक मीटर एग्रीगेट, ये मिल गया आपको 1500 रुपए का। आपको इन तीनों के रेट पता है ना, ये कितना 8700 ना, ठीक है। ये हो गया आपका 2200, ये हो गया आपका 1500, प्लस करो 12400, है ना। अब ये आपका एक एक एम क्यूब माल की रेट निकाल लिया आपने, एक एम क्यूब का मिल गया 111 कितना हो गया, 3 एम क्यूब माल। पर मुझे तो इस रेट से मतलब ही नहीं है, मुझे तो इस रेशियो में बात करनी है ना। तो सीमेंट कितने की हो गई, 8700 एक एम क्यूब, क्लियर है। फिर सैंड, ये सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है, क्लियर है इतना, है ना। फिर एक प्लस 2200 रुपए की कितनी हो गई सैंड, एग्रीगेट 2 चाहिए मुझे, तो 1500 इंटू 2 3000, ठीक है। प्लस करो 13900, 13900 कितने एम क्यूब माल निकला, ये 4 एम क्यूब। डिवाइड करो 4 से, 4007, नहीं 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 नहीं, 13900 को डिवाइड करना है 4 से, 3475, ये मेरा एक एम क्यू माल निकल गया, M25 का 112 का रेशियो आया समझ में। ऐसे रेट निकालता है, ये मेरा तरीका है, ये शायद किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये पर्सनली मुझे पता है कि मैं ऐसे निकालता हूं। कौन कैसे निकालता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एग्जैक्ट रेट करेक्ट आना चाहिए, ये मायने रखता है ना। अब एक कॉलम में, एक कॉलम दिया मैंने आपको, है ना। इस कॉलम का वॉल्यूम बताओ मुझे, क्योंकि रेट तो आपने निकाला है क्यूबिक मीटर में, है ना, और आपने अभी ये बता दिया क्यूबिक फुट में, इसको कैसे डिसाइड करोगे। एक क्यूबिक फुट में कितने क्यूबिक मीटर होता है, हाँ 35.31, है ना, ठीक है। तो अब रेट कैसे डिसाइड करोगे, मैथमेटिक्स तो सभी को आता है। 3475 को डिवाइड कर दो 35.31 से, एक क्यूबिक फुट का माल निकल जाएगा, है ना। कितना हो गया
डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। क्या? अच्छा अभी यहीं फंसे हैं क्या? अब इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक है। क्या? देखो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। अब इसको कैसे निकाला आप लोगों ने, पहले अपना बताइए। 1 इंटू 9 इंटू 1. और कौन? 1.5। और कोई? क्या आना चाहिए? 1 पॉइंट। कैसे आएगा 1.5? 6 है ना, 1 फीट का 12 इंच होता है, बिल्कुल तो 6 डिवाइड बाय 12 तो 0.5 होगा ना। करेक्ट। 50 आंसर आ रहा 13.5। 13 पॉइंट। ठीक है ना। अब पहले ये सीख लो आप कि ये बेसिक है, ये हर जगह आएगा ही, ये तो आपको कहीं भी आएगा, है ना। इंचेस में, फीट को इंचेस में कन्वर्ट करना है। 1 इंच में 0.80, 2 इंच में 0.16, 3 इंच में 0.25, ये यूनिट्स होती है ना। तो ये कन्वर्ट करके ही आप ये सीख पाओगे। अब मैं अगर किसी चीज का मेजरमेंट आपको दे दूंगा 1 फीट 8 इंच, तो वो 1.8 इंटू नहीं होगा, वो होगा 1.66। ये डिफरेंस आएगा। ये कब आएगा? जब आपको इंच को पता है कि हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, है ना। ये अपन ने क्या किया है, इंच को फिट में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको जो बोल रहा था कि यूनिट सीखना पड़ेगा, है ना। ये सारी यूनिटें निकालो आप। और बताओ 4 का क्या आएगा? 0.33। 5 का क्या आएगा? 0.41। 6 का क्या आएगा? 0.5। 7 का क्या आएगा? 0.57। 8 का क्या आएगा? 0.66। 9 का क्या आएगा? 0.75। ऐसे आपको सारे 12 तक पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी कब आप यूनिट देखोगे ना, 1 फीट 4 इंच, 1 फीट 6 इंच, तो वो इंच को आपको फिट में कन्वर्ट करना, क्योंकि वहां 2 यूनिट होगी, है ना। एक हो गई फिट में, एक हो गई इंच में। तो अगर आप उसका इंटू कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये पहले आप कन्वर्ट करो इसको। ये सारी यूनिटें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हर जगह आप कैलकुलेटर या मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तो ये यूनिट तो आपको बेसिक रटी होनी चाहिए। mm, फीट, इंच, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए, है ना। अभी तो आप मोबाइल से निकाल सकते हो ना। 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा, है ना। फिर 2 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे आप 12 तक निकालोगे ना, तो आपको सारी यूनिट्स क्लियर हो जाएंगी इंच की। पर ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। कौन सा वाला? इंच टू क्यूबिक, ये वाला क्यूबिक टू क्यूबिक फिट है। ये 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फुट होता है, वो बताया मैंने आपको। क्योंकि किसी चीज का भी वॉल्यूम निकालने के लिए आपको तीनों सरफेस पता होने चाहिए ना। किसी भी चीज का वॉल्यूम पता होना चाहिए। जैसे आपको क्यूबिक फिट में ही आएगा ना जनरली। एक बॉक्स बनाया मैंने, एक कॉलम दिया आपको, है ना। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बताना है, कैसे बताओगे? ये मैंने आपको दे दिया 2.44, 2 फीट 4 इंच, है ना। और हाइट मैंने आपको दे दी 3 फीट 8 इंच, है ना। डेप्थ आपको दे दी
9 फीट 10 इंच। बताइए, इसको पहले आपको इंच को फिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही इंटू करना है। 83.82 हाँ 83.82 83.82 क्यूबिक फुट, क्योंकि 3 यूनिट इंटू हुई ना यहाँ। जब 2 यूनिट इंटू होंगी तो वो क्यूबिक फुट होगा। क्यूबिक फीट बोल रहा हूं, स्क्वायर फीट है ना, स्क्वायर फीट होगा। यूनिट मैंने लिख कर दी है। आपको 10 इंच नहीं पता है कितने फीट होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना आया 12। एक फीट में कितने इंच होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। 12 इंच होते हैं, सबको पता है, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं सर कि अगर आपको मैं बोलूं कि ये 10 इंच को फीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना आया बताओ। 0.83 है ना, 0.83। वही 11 का बोलूं तो कितना आएगा 9 का, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये हमेशा पॉइंट के बाद ही लिखना है, क्योंकि एक यूनिट तो पूरी कंप्लीट है आपकी, 9 फीट तो कंप्लीट है ना, इंच फिर पॉइंट आया, उसके बाद आपको पता है 83 होता है, 83 तो 9.83 होगा ये, है ना। ये क्लियर होना चाहिए, वरना यहां फंस जाओगे। आप अगर इसको कर दोगे 983 तो ये तो गड़बड़ी हो गया ना। ये हमेशा जो इंच वाली यूनिट है ये पॉइंट के बाद ही लिखना है। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? इधर बीच वालों में से किसी को कोई डाउट है? पहले आप यूनिट पढ़िए, सारी यूनिट पता होनी चाहिए, है ना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। आप चार्ट बना लीजिए यूनिट का, है ना, इंच फीट mm, ये जब एक चार्ट बन जाएगा ना तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। उसके बाद फिर ही अपन इधर आगे, अगर अपन क्यूबिक फीट एम क्यूब में भी बात कर रहे हैं तो शायद कुछ को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है ना। होता है ऐसा, सभी के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? हमारा एक्सप्रेशन नहीं लग रहा मुझे कि कुछ समझ में आ रहा, मतलब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा ना। जैसे फेस से समझ में आता ना कि थोड़ा सा एक एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जीरो वो लग रहा ना एकदम। ठीक है, तो रेट निकालना सीख लिया। रेट कैसे निकालते हैं?